आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस के लिए क्वेश्चन जरूरत है। ध्यान से देखिएगा, नेम ऑफ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड एट होम। क्या हो सकती है? फ्यू फ्यूल्स यूज्ड एट होम, बता सकता है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, गैस सिलेंडर्स होते हैं। कोयला भी यूज होता है, केरोसिन भी यूज होती है, एंड लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता है, एंड those are used at home। दस 15 सालों में दुनिया बहुत आगे गया है। नॉर्मली अभी तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस लगभग हर घर में यूज हो रहा है इंडिया में, लगभग घरों में, हर घर नहीं बोल सकते हो, लगभग घरों में यूज हो रहा है। बट इन रूरल पार्ट्स ये जो है कोल केरोसिन एंड woods are still used, और अभी तक इसका इस्तेमाल होता है। तो ये लिखने का मतलब क्या है? रूरल पार्ट बोलने का मतलब कि अभी भी जो विलेज एरिया है वहां पे कहीं ना कहीं अभी भी कोयला, केरोसिन और लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, बट अक्सर घरों में आज एलपीजी आ चुकी है ना। What fuels are used for running automobiles? बोलिए सर, एक बार फिर रिपीट करिए तो। ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए ऑटोमोबाइल्स रन ऑन सीएनजी। रन ऑन सीएनजी गैस बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। और नाउ डेज अब जमाना जैसे ही आगे जा रहा है बेटा, आजकल तो हम लोग मतलब इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स भी आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से चार्ज, उसमें बैटरियां रहती है, वो चार्ज होती है फिर चलता है। और बहुत सारी गाड़ियां आ रही है जिसमें भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि वो हाइड्रोजन पे चले। ओके, नाउअडेज व्हीकल्स even run on electric power and on हाइड्रोजन फ्यूल। कुछ हाइड्रोजन फ्यूल पे भी रिसर्च चल रही है और गाड़ियां बन रही। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, why does a person is covered with a blanket in case of a fire? क्यों लोगों को ब्लैंकेट से कवर किया जाता है जब आग पकड़ लेता है उसके शरीर में? तो बता सकता है? So that air not passes. हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली देखो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंकेट से एक्चुअली पतला चादर से मत करना। देखो पतला चादर से करोगे तो पतला चादर में तो कॉटन वाला चादर रहेगा तो उसके थ्रू जाती है हवा इधर। तो ब्लैंकेट, मोटी ब्लैंकेट लेनी चाहिए जो मतलब फुल का बना हुआ। तो मोटी ब्लैंकेट जो रहती है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। इंसुलेटर बोले तो हवा को अंदर एकदम नहीं आने देता है, और जब हवा अंदर नहीं आती है तो फायर को जलने के लिए तो हवा चाहिए, तो आग बुझ जाती है। तो आप बोल सकते हो a blanket acts as an insulator and cuts off the air supply, thereby stopping fire। और इस तरह फायर रुक जाती है, आग आगे नहीं बढ़ती।
क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन कि मैचस्टिक खुद ब खुद क्यों नहीं जलता? Why does a matchstick not burn by itself? कोई जवाब दे सकता है क्या मुझे इसका? मैचस्टिक खुद ब खुद आग क्यों नहीं पकड़ता? एनीबडी? नहीं? देखो, एक चीज बताता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना। कोई भी चीज को आग पकड़ने के लिए मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। जब तक उसे इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो आग नहीं पकड़ेगा। तो माचिस यदि रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो वो नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि उसकी इग्निशन टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। जब उसको आप रगड़ते हो, जो माचिस का बगल में खुली रहता है वहां पे आप रगड़ते हो तो फ्रिक्शन के तहत हीट जनरेट होती है और उतनी हीट फिर उसको इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करती है और फिर माचिस जलता है। इसका बहुत सिंपल आंसर होगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। इसका बहुत ही सिंपल आंसर होगा, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मैचस्टिक इज अबव रूम टेम्परेचर। द इग्निशन टेम्परेचर of matchstick is above room temperature, so it does not, so it doesn't catches fire by itself. तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता, हाउ विल अ मैचस्टिक कैच फायर, है ना? एक मैचस्टिक में कैसे आग लगाओगे, ऐसे पूछ किया जाता है। तो आप लिख सकते हो फिर a matchstick catches fire when rubbed or brought near a fire। देखो मैचस्टिक कैसे आग पकड़ती है। देखो मैचस्टिक को आप रब करो, है ना? कैचेस फायर व्हेन रब और ब्रॉट नियर आ फायर। जब मैचस्टिक को आग के सामने भी ले जाओगे तो हो सकता है वो आग पकड़ ले, क्योंकि आग की गर्मी इतनी उसको गर्मी दे देगी कि इग्निशन टेम्परेचर उसकी रीच हो जाए, खुद ब खुद आग पकड़ सकता है। तो पहली 4 क्वेश्चंस के आंसर को आप फटाफट उतार लो। मैं 2 से 3 मिनट टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी जल्दी इसको उतार दो, ठीक है ना? समझ आई कि नहीं? ये 4 Yes, क्वेश्चन sir. समझ आ गए? चलिए, Yes, और sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो गई? हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, जल्दी जल्दी और 1 मिनट और टाइम दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सपोज सबने लिख लिया होगा।
ओके, पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाई शुड वी कीप केरोसिन ऑयल सेफली? तो इसका जवाब दे सकता है? Sir, because kerosene have very low ignition यस, temperature. देखो केरोसिन, थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है, केरोसिन इज एन inflammable material, is an inflammable material and can catch and has low ignition temperature. Okay, you can catch fire easily, so needs to be stored safely. So needs to be stored safely, इसलिए हम लोग को उसको safely रखना है. ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर? तो फॉरेस्ट फायर तो आप सभी को मैंने बताया भी है, लेकिन बता देता हूँ. फॉरेस्ट फायर स्पेशली ऑकर्स ड्यूरिंग समर. समर में होता है ना, when dry है मतलब तो घास फूस या सूखे पत्ते पड़े होते हैं जंगल में. फॉरेस्ट फायर स्पेशली ऑकर ड्यूरिंग समर, समर के टाइम में होती है. व्हेन ड्राई है, सूखे पत्ते या घास फूस कैचेस फायर, this spreads to trees and other part of forest. ओके, और एक चीज इसमें जरूर मेंशन करना चाहिए कि समटाइम्स फॉरेस्ट फायर आल्सो ऑकर्स ड्यू टू ह्यूमंस नेग्लिजेंस, है ना. समटाइम्स फॉरेस्ट फायर आल्सो ऑकर्स ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस, है ना. हम लोग पिकनिक करते जंगल में जाते हैं, आग को नहीं बुझाते, वही आग फैल जाती है. तो ये तो होगी छठी क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पेपर और केरोसिन टू बर्न वुड? लकड़ी को जलाने के लिए केरोसिन या पेपर क्यों चाहिए? सिंपल सी कहानी है, इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी की काफी हाई हो, तो पहले हम लोग पेपर में आग लगा लेते हैं या केरोसिन तेल में आग लगा लेते हैं. तो जब उसमें आग लगा लेते हैं तो इतनी टेम्परेचर हमें मिल जाती है तो उस लकड़ी की इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाए और उस लकड़ी में आग लग जाए. ठीक है ना. पेपर और केरोसिन is used to make fire easily. देखो पेपर या केरोसिन से आप आग बहुत जल्दी लगा सकते हो, मतलब आग जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, है ना. पेपर और केरोसिन यूज टू मेक फायर इजी, अब आग जल्दी से बन जाता है. एंड सफिशिएंट heat is generated so that ignition temperature of wood is reached, है ना, ताकि वुड की जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पहुंच जाए और आग पकड़ जाए लकड़ी. बहुत सिंपल आंसर है. पेपर या केरोसिन आग को जल्दी स्टार्ट कर देता है और वो आग जो स्टार्ट होती है उसमें काफी हीट जनरेट होती है जिसके तहत इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी तक पहुंच जाता है. ओके, तो
गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। बहुत सारे सब्सटेंस दे सकते हो आप। फॉसिल फ्यूल जो भी होती है, पेट्रोल, kerosene oil, अल्कोहल, केरोसिन, LPG, हाँ एलपीजी एक्सेट्रा, है ना, बहुत सारे हैं। हमें 2 क्वेश्चन बची हुई है, मैं बता देता हूँ, इसको जल्दी से आप लिख लो, 2 मिनट टाइम ले लो। लिखा दूं बेटा मैं? yes sir, Define degrees and temperature, very easy. The minimum temperature to which a substance needs to be heated before it catches fire. वो मिनिमम टेम्परेचर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहां तक एक पर्टिकुलर चीज को हीट करना पड़ता है, ओके, फिर उसके बाद आग स्टार्ट होती है, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर चीज है, इसकी एक मिनिमम टेम्परेचर होगी, जहां तक हीट करेंगे इसको, फिर उसके बाद ही ये आग पकड़ेगी, और हर चीज की डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट होगी। यही क्वेश्चन पूछा गया है। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट डिग्रीज। हां, हम लोगों ने काफी एक्टिविटीज की लास्ट क्लास में, जहां से हमें पता चला कि माचिस को जलाने के लिए बस एक बार रगड़ना जरूरी है। लकड़ियों को जलाने के लिए देखो, अभी देखा हम लोगों ने, पेपर केरोसिन में आग लगाओ, फिर उतनी हीट जनरेट होती है, तब आग पकड़ता है। फिर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे लोहा, लोहा में आग पकड़ाने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मली लोहा तो पिघल ही जाता है उससे पहले, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी है, 10वां का क्वेश्चन है, नहीं लिख रहा हूं आंसर, आपको मालूम होगा। तो इन क्वेश्चंस को अपने वर्ड्स में देखो, मैंने लिखा एक तरीका से लिखा, बट उसको एक बार पढ़ लेना। अब उसको रटना शुरू मत करना, उसको एक बार पढ़ लेना, सारे टेक्निकल पॉइंट्स उसमें हैं, आंसर की सारी चीज जो रिक्वायरमेंट है उसमें, फिर अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करना है, ठीक है ना कि उसे रटना। ओके, मिटा दो। yes sir, चलिए, अब हम लोग आते हैं थोड़ा फ्यूल वाला पार्ट पे, और फ्यूल पे थोड़ा सा चीज देखते हैं। ओके,
फ्यूल। तो यदि फ्यूल का डेफिनेशन देखा जाए तो फ्यूल का डेफिनेशन आई सपोज आपको मालूम भी हो, अ सब्सटेंस which burns in presence of air to give large amount of heat, ठीक है ना? या ज्यादा बेटर होगा कि लाइट भी कहीं का हम लोग निकालते हैं, यूज करते हैं, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी में हीट और लाइट का बात। ओके, तो फ्यूल होता क्या है? एक ऐसी चीज जो जलती है हवा के प्रेजेंस में और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है उसके जलने से। ओके, तो आई सपोज मैंने आपको सम गुड क्वालिटीज ऑफ अ फ्यूल आपके साथ डिस्कस किया हो, गुड क्वालिटीज ऑफ अ फ्यूल, तो जल्दी जल्दी से मुझे कोई बताओ व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ फ्यूल। एक अच्छी फ्यूल का क्या क्या अच्छा गुण हो सकता है, बोलिए कोई। देखो, एक अच्छी फ्यूल जो है, मेरा मेन टारगेट क्या रहता है, जैसे हम खाना ही पका रहे हैं तो हीट ज्यादा मिले, तो बेटा आपको बताया था ये सब दिमाग में रखनी है, सिंपल चीजें कनेक्टेड है टॉपिक। ओके, तो फ्यूल जो है, अ गुड फ्यूल should give large amount of heat, बहुत ज्यादा हीट देनी चाहिए इसकी अच्छी फ्यूल, ठीक है ना? अब a good fuel should have moderate ignition temperature। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब तो माइंड में बैठा लो, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना? एक अच्छी फ्यूल की मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होनी चाहिए, मतलब ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे चले, ना ही बहुत कम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो, मतलब मेडिवल टेम्परेचर पे वो बर्न हो। A good fuel should be safe to store। एक अच्छी फ्यूल का ये गुण है कि उसको स्टोर करना सेफ होना चाहिए, है ना? उसको स्टोर करने में दिक्कत ना हो कि हम लोग स्टोर कर रहे हैं और आग लग जाए, ऐसा ना हो। A good fuel must be easy to ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरा जगह ले जाना हमें आसानी होनी चाहिए। ओके, तो देखो बेटा, ये मैं चीजें आपके साथ डिस्कस किया हुआ हूँ पहले, बट आई डोंट नो कोई जवाब आ नहीं रहा है, और चीजें मालूम होनी चाहिए, एकदम दिमाग में ये सब आंसर्स रहे, ठीक है? तो देखो, फ्यूल तो हम जलाते हैं, ठीक है, इंसान का फ्यूल को उसका जरूरत है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पे हमें फ्यूल का जरूरत पड़ता है। ओके, खाना बनाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए, सब जगह फ्यूल की जरूरत है, बट फ्यूल के जलने से बहुत सारी नुकसान भी होती है। क्या नुकसान होती है, चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है? सबसे मेजर कॉज एक चीज होती है एसिड रेन, वो मैं डिस्कस करता हूँ, मिटा दे रहा हूं।
देखो बेटा एसिड रेन क्या होती है, आराम से सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझनी है आपको। एसिड रेन is the byproduct of human activities। देखो हम इंसान काफी ऐसे काम करते हैं जिससे बहुत सारे ऐसे वेस्ट जनरेट होती है जो प्रकृति को काफी नुकसान करता है। वैसे ही एक चीज है एसिड। ओके, a major cause of acid rain is burning of fossil fuels। फॉसिल फ्यूल्स आप सभी को मालूम है क्या होता है। फॉसिल फ्यूल्स को जब हम इंसान जलाते हैं, ओके, तो हमें एनर्जी से मतलब रहता है, हम एनर्जी को अपने यूज में ले आते हैं, बट बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बन जाती है, वेस्ट निकलती है उससे। ओके, तो क्या क्या निकलती है वो देखते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is liberated in the atmosphere, is liberated in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में सल्फर की ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर। ओके, these oxides combine with water to form acids। देखो हवा में मॉइस्चर है, मॉइस्चर बेसिकली वाटर होगी, ओके, और बारिश भी होती है तो उस दौरान भी पानी आती है। तो होता क्या है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बन के धरती पे आता है। ओके, वैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ओके, these acids drop down on surface of earth with rainwater। Okay, ये जो एसिड बन गए वो क्या है, जब बारिश होती है बारिश की पानी के साथ ये सारे एसिड ड्रॉप डाउन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, धरती के ऊपर आ जाती है। अब धरती के ऊपर एसिड्स आ रही है, हम भी चलते फिरते हैं, बारिश के दौरान भीगते ही हैं, तो वो एसिड्स हमारे ऊपर भी गिरता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कंसंट्रेटेड एसिड रहता है और हमें जला देता है, ऐसा नहीं, पर हमें नुकसान करता है। साथ में धरती पे गिरती है तो और बहुत सारी चीजों को नुकसान करता है। क्या क्या नुकसान करता है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले एसिड रेन को समझ लो कैसे होता है। एसिड रेन बेसिकली क्या है, बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान बहुत सारा एक्टिविटीज करता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का जलाना, कोयला जलाता है, पेट्रोल जलाता है, डीजल जलाता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज जलाता है। वो सब चीज जलाने से मेजर ये दो चीज जो एसिड रेन कॉज करती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज होती है,
ये वाटर के साथ कंबाइन होकर एसिड बनती है, बारिश के साथ बहती है। तो इस प्रकार एसिड रेन होता है। और एसिड रेन हमें कैसे नुकसान करता है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसको देखो, ये क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ो। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन कि एसिड रेन हमें किस तरह नुकसान करता है। और ये सब क्या से हो रही है? कंबस्शन से हो रही है। किसकी कंबस्शन से? फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन से। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। देखो, नंबर 8, acid rain destroys the leaves of plants and trees। अब देखो इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या होगा। ये जो एसिड रेन होती है ये पत्ते को बर्बाद करती है। किसके? पौधों के और पेड़ के पत्तों को बर्बाद करती है। जब पौधा और पेड़ का पत्ता बर्बाद होगा तो भैया फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा ना। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, वो प्लांट खाना कहाँ से बनाएगा? प्लांट नहीं रहेगा तो क्या नुकसान होगा? तो कहीं ना कहीं प्लांट को तो बहुत नुकसान करा रहा है और बहुत सारे प्लांट इसके इफेक्ट में आ भी रहे हैं। It destroys aquatic ecosystem। देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब क्या है? जो समुद्र के नीचे या नदी के नीचे या तालाब के नीचे जो जीवन है, मछलियां हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, या बोलो जो भी रहते हैं, डॉल्फिन एक्सेट्रा, या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो सब एक नॉर्मल पानी में रहना चाहते है ना। उस नॉर्मल पानी में लाइफ अच्छी रहती है उनसे। अब पानी में जब एसिड गिरने लगता है तो वाटर एसिडिक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? उन सबको जीना मुश्किल है, उनकी सर्वाइवल दिक्कत होती है, वो मरते हैं, उनमें बीमारियां उत्पन्न होती है और एक्वेटिक लाइफ आस्ते आस्ते एंडेंजर हो रहा है। प्रॉब्लम आ रही है एक्वेटिक लाइफ। और देखी जाए तो causes respiratory ailments in living beings। देखो, जीव जंतु में क्या होता है? उनको नुकसान करता है। उनमें भी एसिड वाले पानी हम कंज्यूम भी करते हैं, बाई चांस हमारे अंदर वो पानी जाती ही है। पानी गिरती है तो वो पानी धरती के नीचे जाती है, वो पानी हम यदि यूज करते हैं तो बहुत नुकसान हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। It harms underground pipelines। देखो, धरती के नीचे पाइपलाइंस है, आपको मालूम है ना। पानी जाता है एक जगह से दूसरा जगह,
ये जो वाटर की पाइपलाइंस होती है वो लोहे की बनी रहती है। एसिड रेन होता है तो एसिड रेन जो एसिड रहती है वो लोहे के साथ रिएक्ट करता है और लोहे को खराब करता है, लोहे बर्बाद होता है लोहा, और लोहा बर्बाद होता है तो पाइपलाइंस वीक होती है, पाइपलाइंस बर्बाद हो जाती है। तो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस भी नुकसान करता है। इट इज अफेक्टिंग many natural monuments of historical importance. देखो बेटा, ये जो एसिड रेन के कारण क्या है, बहुत सारे जो नेचुरल मॉन्यूमेंट्स हैं, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स, इट इज अफेक्टिंग मेनी मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। नेचुरल मॉन्यूमेंट मत बोलो क्योंकि बहुत सारे इंसान ने भी मॉन्यूमेंट्स बनाया है। तो इट इज अफेक्टिंग मेनी मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। मॉन्यूमेंट समझते हो ना, जो पौराणिक बहुत बड़े बड़े महल हैं, या ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब मंदिर है, पुरानी मंदिर है। अब क्या हो रहा है, ताजमहल के बारे में आपने सुना ही होगा कि ताजमहल सफेद पत्थर का बना हुआ है, मार्बल का, और वो क्या हो रहा है, पीलापन आ रहा है। क्यों हो रहा है पीलापन? क्योंकि जो एसिड रेन होती है वो उसके साथ रिएक्ट कर रही है और उसमें उसके कलर को चेंज कर रही है। अब मेन रीजन क्या है, देखो आगरा में जहाँ पे आपकी ताजमहल है, आगरा है, मथुरा, जो शहर उसके आसपास है, आगरा, मथुरा, भरतपुर, फिरोजाबाद, इन सब जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गए, बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज थे वहां पे। तो इंडस्ट्रीज में तो फ्यूल का जरूरत पड़ता ही है बेटा, मशीन चलाने के लिए, तो वो फ्यूल्स जलते थे तो बहुत पॉल्यूशन होता था। और वो पॉल्यूशन जब, मतलब समझो कि पॉल्यूशन जब ज्यादा उस एरिया में है तो एसिड रेन बहुत ज्यादा होता था आगरा के आसपास, मतलब आगरा में यहाँ पे ताजमहल है। तो इसके वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप भी उठाए कि जो आपकी भरतपुर है, आगरा है, मथुरा है, इन सब जगह जितने सारे इंडस्ट्रीज, लगभग 200-300 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया ताकि पोल्यूशन कम हो। और आपको भी कोशिश करना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम हो ताकि आपके इलाके में भी पोल्यूशन कम हो। ओके, और पोल्यूशन कम होगी तो एसिड रेन कम होगी और ये सारे नुकसान हैं। तो ये तो कुछ नुकसान है जो एसिड रेन के कारण होती है, बोले तो फॉसिल फ्यूल्स के जलने के कारण। जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मिटा दें इसको, जल्दी लिखो। सर एक, हाँ लिखो। चलिए, तो ये तो हुई एसिड रेन की बात। फ्यूल से और एक चीज होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो चलो, मैं ग्लोबल वार्मिंग आपको आज नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। बट ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? आज मैं कोई और टॉपिक में जाता हूँ, बट आप भी थोड़ा रिसर्च करो। देखो मोबाइल के टच में होगी तो थोड़ा मोड़ा आप लोग भी गूगल आउट करो चीजों को, कुछ पढ़ोगे, विकिपीडिया खोलो, वहां पे पढ़ो कि क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग। और नहीं समझ आएगा तो हमसे पूछो, फिर डिटेल्स में मैं भी बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर का क्यों बढ़ रहा है, पॉल्यूशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी होती है हीट को पकड़ लेने का, इसलिए एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर बढ़ती है। तो ये सब पढ़ो थोड़ा। तो ग्लोबल वार्मिंग आपकी होमवर्क रहेगी, देयर इज वन स्मॉल होमवर्क कि आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ के आओगे, क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। और आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग्स ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना सीखना है।
समय नॉर्मल होगा। आज ऐसी समय है, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज पैंडेमिक फैला हुआ है दुनिया में, पर हर दिन ऐसा नहीं रहने वाला है। समय ठीक होगा, इंसान फिर से जीवन जिएंगे, ठीक है, सब बाहर निकलेंगे फिर से। और ये सब को आपको कंट्रोल करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पढ़ के आनी है नेक्स्ट क्लास में, ताकि मैं अच्छे से समझो, क्योंकि मैं इन डेप्थ बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो चलो आज हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, फॉसिल फ्यूल्स का जलने से कभी काल फॉसिल फ्यूल्स के जलने से या कोई भी चीज के जलने से आग पकड़ लेती है, और आग कभी काल बहुत डेंजरस होता है। तो हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ टू कंट्रोल फायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना? आप फायर को कैसे कंट्रोल करोगे, यदि कहीं आग पकड़ लेता है तो कैसे कंट्रोल करोगे आप? ओके, तो ऑब्वियसली आप मत चल जाना आग बुझाने। हाँ, आपके बस में है, छोटी मोटी आग है तब ठीक है, नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आग से दूर ही रहना। हाउ टू कंट्रोल फायर, कहीं आग लग जाए तो आपको सबसे पहले करना क्या है? देखो, एज अ मतलब एडुकेटेड स्टूडेंट्स हो ही आप लोग, और पढ़ोगे लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो आपको मिनिमम कुछ नंबर्स मालूम होंगे। देयर इज वन नंबर दैट इज नेशनल इमरजेंसी नंबर। दैट इज 112। ओके, 112 एक नेशनल इमरजेंसी नंबर होता है जो मोबाइल से आप डायल कर सकते हो। आप जब डायल करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको पुलिस से बात करना है, कि हॉस्पिटल बात करनी है, कि फायर स्टेशन बात करना है, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ पे कॉल करके कोई भी इमरजेंसी सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। और खासकर ये नंबर आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कब कौन इमरजेंसी में फंस जाएगा कोई नहीं जानता है। ये नंबर कभी भी काम करेगा, आपके मोबाइल में बैलेंस रहे ना रहे, आपके मोबाइल में सिम रहे ना रहे, आपके मोबाइल में सिम नहीं भी है तब भी ये नंबर लगेगा। 112 इट्स अ नेशनल इमरजेंसी नंबर। अंडरस्टूड? तो ये आपको दिमाग में रखनी है। आप बिना मतलब का मत डायल करने लगना ये नंबर, जब जरूरत पड़े तभी, बिना मतलब का मत डायल करना। और वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने फायर के लिए भी एक स्पेशल नंबर दिया हुआ है कि कहीं आग पकड़े तो 101 डायल कर सकते। बट कभी कल 101 धनबाद में आई सबको सही से काम नहीं कर रही है, तो कुछ इश्यूज हैं इसके साथ। तो आप ये नंबर को दिमाग में रखो, इससे सब सर्विस मिल जाएगा, हॉस्पिटल को लेके हर चीज, पुलिस से लेके आपको फायर स्टेशन, एवरीथिंग जो भी जरूरत है सब आपको इसमें, डॉक्टर्स भी बात हो जाएंगे आपको। ओके, तो ये दो नंबर पहले आपको दिमाग में रखनी है। ओके, नेक्स्ट, जब भी आग पकड़ता है तो नॉर्मली फायर ब्रिगेड का ये नंबर होता है। यदि बात हो जाए तो, ना बात हो तो यहाँ से तो बात हो ही जाएगा। तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग में ही आग पकड़ लिया, कोई दुकान में आग पकड़ लिया, तो फायर ब्रिगेड पर्सनल आर टास्क टू फाइट फायर्स। देखो, भारत या ऑल ओवर वर्ल्ड में फायर ब्रिगेड होते हैं। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आप लोग देखिए, जो लाल कलर की गाड़ी होती है, तो फायर ब्रिगेड होते हैं, फायर ब्रिगेड स्टेशन, लाल कलर की गाड़ियां आती है वहां से, जिसमें पानी रहती है, बहुत सारे और बहुत सारे चीज रहते हैं। वो लोग आग बुझाने का काम करते हैं, आग से लड़ने का काम। फायर ब्रिगेड पर्सनल मतलब फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं, उन्हें जिम्मा दिया गया है कि आप आग कहीं पकड़े तो आप जाओ और उसे बुझाओ। ओके, ये गवर्नमेंट सर्विस है। तो जब फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं, हाउ डू दे, क्वेश्चन पूछी जाती है, हाउ डू फायर ब्रिगेड पर्सनल कंट्रोल फायर। देखो,
आपको भी जाननी चाहिए, हो सकता है आप भी कभी बड़े बनो तो आप भी फायर ब्रिगेड में जॉब करो इत्यादि। तो आपको पहली बात ये जानना चाहिए कि आग को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है। बेटा देखो, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आग लगता है तो आपको क्यों लगता है। जब तक आप रीजन नहीं जानोगे तो उस रीजन को बुझाओगे कैसे। आग लगने का रीजन होता है पहला, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। पहला होता है कि कोई ज्वलनशील चीज है ना, ये पहला रीजन होता है आग लगने का। कोई ज्वलनशील चीज है उसमें आग पकड़ ली। दूसरा, एयर सप्लाई, ये दो मेन रीजन होती है आग की, है ना। गॉट इट। और तीसरा होता है, मतलब इग्निशन टेम्परेचर से मिला हुआ है तभी आग पकड़ी है ना, इग्निशन टेम्परेचर से मिला हुआ है तब आग पकड़ी। तो इन तीन में से कोई भी एक चीज को आप उड़ा दो तो आग बंद हो जाए। पहली बात, ज्वलनशील चीज को यदि हटा दो तो आग बंद हो जाएगी, क्योंकि ज्वलनशील चीज ही हट जाएगा तो आग ही बंद हो जाएगी। एयर के सप्लाई को हटा दो तो भी आग बुझ सकता है। तीसरा, इग्निशन टेम्परेचर, वो चीज जो जल रही है उसकी इग्निशन, जलने की टेम्परेचर जो है उसकी उससे नीचे ले आओ टेम्परेचर, तो भी आग बुझ जाएगी, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर से नीचे तो आग पकड़ा हुआ रहेगा नहीं। तो ये तो कहानी है। तो फायर ब्रिगेड वाले यही तीन चीज करने की कोशिश करते हैं। चलो हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट थिंग, द फायर पर्सन, क्या बोलो, दे pour lot of water on burning place। जिन जगहों पे आग लगा हुआ है वहां तो बहुत ज्यादा वाटर डालते हैं। अब पानी एक्सेलेंट हीट एब्जॉर्बर होता है, वाटर absorbs heat and tries to bring down the ignition temperature। ओके, पहली बात तो बहुत ज्यादा पानी वो लोग छिड़कते हैं। पानी छिड़कने से देखोगे इतना बड़ा, अब आप लोग रियली में नहीं देखे होगे तो टीवी में फिल्मों में तो देखे होंगे कि फायर वाले इतने बड़े कुछ पाइप रहता है उससे पानी छिड़कते हैं। वो पानी क्या करता है, जब पड़ता है जलने वाली चीजों तो उससे हीट खींचता है, और जब हीट खींचने लगता है तो आग की जो हीट है वो कम होती रहती है, और वो सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर से नीचे हो गया तो आग खुद हो गई। नंबर 2, और एक चीज होता है कि भले ही वाटर एवोपरेट क्यों ना हो जाए, तो इतनी टेम्परेचर हाई रहती है, वाटर एवोपरेट भी हो सकता है। तो वाटर जो एवोपरेट होता है बेटा, तो वो तो मॉइस्चर बनता है ना आसपास में, और आसपास में मॉइस्चर जब बनता है तो वो आसपास को ठंडा ही करता है, तो आसपास में आग भी थोड़ी कम होती है। सेकंड, they try to remove combustible substance। if possible, और यदि पॉसिबल है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि कंबस्टेबल सब्सटेंस को हटा दें। ओके, पर कंबस्टेबल सब्सटेंस को नॉर्मली हटाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आग भी पकड़ता है तो पूरा बिल्डिंग ही में आग पकड़ेगी, तो बिल्डिंग को कैसे हटा दें। तो जहां तक पॉसिबल होती है कंबस्टेबल सब्सटेंस हटाने में वो हटाते हैं, पर कंबस्टेबल सब्सटेंस को हटाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसी चीज में आग, बिल्डिंग ही में आग पकड़ा हुआ तो बिल्डिंग को कहां से हटा, ये थोड़ी मुश्किल टास्क होती है। थर्ड, they use कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने का रीजन क्या, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही हैवी गैस है। ओके, ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही हैवी गैस होती है, तो आग के ऊपर जाके वो बैठ जाता है। जब आग के ऊपर बैठ जाएगा तो क्या एयर का सप्लाई वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और आग बुझ जाएगी। तो दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड
which cuts off air supply, which cuts off air supply. ओके, जल्दी से इसको लिखो कि फायर ब्रिगेड वाले क्या क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड का नंबर, और उसको तो याद कर लो, नेशनल इमरजेंसी नंबर। हो गया जल्दी? Yes, sir. Yes, sir. सर आपका माइक ऑफ हो गया। कभी कभार आप लोग देखे हो कि इलेक्ट्रिकल फायर मतलब क्या होता है, बिजली के शॉर्ट के कारण, बिजली शॉर्ट करती है तो आग निकलता है, उस आग से भी कभी कभार आग निकलता है। तो यदि बिजली के तार वार में आग लग गया है, ओके, यदि बिजली के तार में आग लग गया है तो आपको वाटर इस्तेमाल नहीं करना, क्या नहीं करना चाहिए, बताते रहो। द पर्सन putting water, या ऐसे बोलो pouring water, on electric fire will get electric shock, water is good conductor of electricity, या ऐसे बोलो वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, गुड तो नहीं बोल सकते। मतलब देखो पानी तो प्योर स्टेट में नहीं रहेगी तब, मतलब नॉर्मली प्योर स्टेट में हमारे घर में नहीं है। तो द पर्सन pouring water on electric fire will get electric shock. Water conducts electricity and can be fatal to the person. Can be fatal to person. Okay. एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप ढूंढना, मैं बताऊंगा। Why carbon dioxide is used to extinguish fire? क्यों कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आग बुझाया जाता है, ये आप पता करिए। ओके, ठीक है, थोड़ा सा तो हिंट दे दिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवी गैस होती है, हैवी चीज नीचे बैठ जाता है, मानो यहाँ पे आप तो कार्बन डाइऑक्साइड आके बैठ गया इसके ऊपर, तो हवा तो टच नहीं कर पाएगा, इसको आग तो बुझना है। हवा में ऑक्सीजन वाली पार्ट आग लगाती है, मालूम है? ये आंसर आप कर सकते हो, वेरी इजी करके आना है आपको। और एक चीज होती है सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको। सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसी डिवाइस है जो आग बुझाने की काम आती है, ठीक है ना? कैसे आती है मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।